हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास ट्वेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट और पहला यूनिट हमारे पास है। और इसमें हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बेस पर आ जाता है, पोटेंशियल्स के बेस पर आ जाता है, या कैपेसिटेंस जो आगे हम पढ़ेंगे उसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो 12th के बाद हमारे पास होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारे पास टॉपिक है, जो हमारे पास यूनिट है, इसका मतलब जो है, और यहाँ इसका लिटरल मीनिंग से ही हमें पता चलेगा कि हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रो की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रो से आपको ऐसा माइंड में आ जाएगा कि इट इज समथिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रो की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रो इज रिलेटेड विद चार्ज, इलेक्ट्रो इज रिलेटेड विद चार्ज, ठीक है। मतलब ये है कि इस यूनिट में हम चार्ज के रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम फिर सीखेंगे भी हमारे पास चार्ज का मतलब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और चार्ज की क्या एप्लीकेशंस हैं, और कहां पर हमें यूज होता है डे टू डे लाइफ में भी, और कहां पर इसका फिर डिफरेंट तरीके से इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम किसी भी सबस्टेंस के रिलेटेड चार्ज को डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें है स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं स्टेशनरी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल भाषा में चार्ज एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये है, देखो अगर चार्ज एट रेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज जो है दो स्टेट में हो सकता है। आइदर ये मोशन में भी हो सकता है, और ये रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद चार्ज के दो स्टेजेस हैं, या हम कह सकते हैं दो स्टेट्स हमारे पास हैं। या तो चार्ज हमारे पास मोशन में हो सकता है, या तो चार्ज हमारे पास रेस्ट में हो सकता है। अगर मोशन में होगा तो वही चार्ज, सेम चार्ज जो हमारे पास है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। इसका मतलब यह है कि हम उसको अलग कैटेगरी में या अलग तरीके से समझेंगे। वही चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इसका मतलब यह है कि हमें उस सेम चार्ज को डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट फेनोमेना से, या उसके जो चार्ज है वो डिफरेंट किस्म के फेनोमेना शो कर सकता है, या डिफरेंट तरीके से वो बिहेव कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास यहां पर जब चार्ज मोशन में होगा तो हम फिजिक्स में उसको डिफरेंट कैटेगरी में, या डिफरेंट ब्रांच में, या डिफरेंट फील्ड में स्टडी करेंगे, जिसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब ही होता है मूवमेंट। करंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट या मोशन। दूसरा है हमारे पास रेस्ट में। जब रेस्ट में होगा तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम यहां पर कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास एक फील्ड बन जाता है जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जब चार्ज हमारे पास रेस्ट में होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहली चीज हम क्या डिस्कस करेंगे, आखिरकार ये चार्ज क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई भी सबस्टेंस हमारे पास है। सपोज मेरे पास एक सबस्टेंस है जिसका नाम मैंने रखा ए, और दूसरा सबस्टेंस मेरे पास है जिसका नाम रखा मैंने बी। अब ये जो दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल बहुत डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उस इंटरेक्शन का हमारे पास कुछ ना कुछ वजह हो सकता है। जैसे मास की वजह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो के बीच में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, जिसका वजह जो है वो इन सबस्टेंस की ही प्रॉपर्टी है, जिसको हम मास कहते हैं। इसी तरीके से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ये सबस्टेंस, जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे दिखता है कि ये सबस्टेंस जो है, इस सबस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करवाता है। इसी तरीके से सबस्टेंस बीच भी जो है ये इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना शो करने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा कि इन सबस्टेंस में एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि हमारे पास
हर टाइम ऐसा हो सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसे क्रिएट होती है कि अगर मेरे पास इस सब्सटेंस में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। सिंपल भाषा में अगर कहेंगे कि एक सब्सटेंस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन उसकी वजह जो है वो कुछ एक प्रॉपर्टी है इन सब्सटेंस में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज्ड पार्टिकल हो सकता है, चार्ज्ड सब्सटेंस हो सकता है, मतलब चार्ज, सिंपल जो चार्ज है वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इन केस मेरे पास सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी नहीं है तो ना ही वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा ना ही मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। क्या दूसरे इफेक्ट शो करेगा? हाँ, कर सकता है। जैसे अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस उन दोनों में, कोई सब्सटेंस में, दो सब्सटेंस में जिसमें मास होगा वो एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज, ये वाली प्रॉपर्टी उनमें नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारे पास है इस सब्सटेंस में ये चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये चार्ज एक्चुअल में किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। देखो, मेरे पास एक सब्सटेंस है, मैंने एक सब्सटेंस लिया, ये सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस मेरे पास बी है। मैंने एक काम किया कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है इसमें सपोज मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और उसके बाद इसमें 10 प्रोटॉन होंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि अगर मैं ये इसका नेट प्रॉपर, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। मींस +10e और -10e का टोटल मैग्नीट्यूड जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 0। इसी तरीके से अगर मेरे पास बी है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सपोज 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक हमने सीखा। अगर इलेक्ट्रॉन इतने होंगे प्रोटॉन, लेकिन ध्यान रखना ना ही इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना ही प्रोटॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये चार्ज नहीं, हम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, ये जो हमारे पास इनका नेट इफेक्ट जो आ जाएगा यहां पर भी 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या काम किया, बिल्कुल सबसे बेसिक मेथड हम किस तरीके से चार्ज को ओरिजिनेट करवा सकते हैं, या जिसको हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ चार्ज, किस तरीके से किसी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी आ जाती है। सिंपलेस्ट मेथड है, हम फ्रिक्शन का अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन कंसेप्ट का अप्लाई करेंगे, इन दोनों सब्सटेंस को आपस में रब करेंगे। जब इनको क्लोज हम लाएंगे, सपोज ये मेरे पास सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस बी है, ठीक है, इनको मैं रब कर रहा हूं इन अपोजिट डायरेक्शन। ड्यूरिंग रबिंग क्या होता है कि हमारे पास इनके सरफेस, जो बिल्कुल सरफेस हमारे पास है, इसमें जो सरफेस है, सरफेस में ऑब्वियसली वहां पर एटम्स होंगे। ठीक है, और एटम्स को जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो इन एटम्स को हीट एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी। अब पार्टिकल्स यहां पर क्या है, एटम, लेकिन एटम्स में हमारे पास पार्टिकल क्या है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी, एक्साइट करेंगे, प्रोटॉन को एनर्जी मिलेगी, ज्यादा से वाइब्रेट करेंगे, मूव नहीं कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है अपना शेल छोड़ सकता है। ठीक है नहीं, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सब्सटेंस जो है, सपोज अगर मेरे पास सब्सटेंस ए है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे पास सब्सटेंस ए है, सपोज ये मेरे पास सब्सटेंस ए है और ये मेरे पास सब्सटेंस बी है। जब मैं रब कर रहा हूं और उस सरफेस एटम में एनर्जी मिल रही है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन केस हमारे पास ए के इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज ए इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए थी इसको यहां से रिमूव करने के लिए वो मिल गई। ठीक है नहीं, लेकिन बी में भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसको अभी उतनी एनर्जी नहीं मिली है। अब इसको उतनी एनर्जी, इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है नहीं, यहाँ केमिस्ट्री में हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब इसको उतनी एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्लोली ट्रांसफर हो जाएगा इस सब्सटेंस में जो कि इंटैक्ट में है, इसके साथ में है। ठीक है नहीं, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन यहां की ओर गया तो यहां पर मेरे पास, अगर यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया था, तो यहां पर मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? उतने ही 10 प्रोटॉन ही है। अब यहां पर मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, कितने बने? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने बने? 12 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 11।
अब अगर हम नेट इफेक्ट देखेंगे, जो मेरे पास सबस्टेंस ए था उसमें पहले ये नेट इफेक्ट 0 था। अभी जो ये नेट इफेक्ट है या नेट प्रॉपर्टी कहेंगे, अभी हमने नाम नहीं दिया, नेट प्रॉपर्टी जो है अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा +1e, यहां पर आ जाएगा -1e, जो कि पहले नहीं था। इसमें इनिशियली 0 ये प्रॉपर्टी थी, इसमें भी इनिशियली, लेकिन जब हमने रब किया, इनको एनर्जी दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से हमें दिखा कि एक बॉडी पे +e प्रॉपर्टी क्रिएट हुई और दूसरे बॉडी पे -e प्रॉपर्टी क्रिएट हुई। अब जो ही ये प्रॉपर्टी क्रिएट हुई, अब एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करने लगे। जो फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स है या तो मैग्नेटिक फोर्स है, वो मास की वजह से नहीं है, वो मास की वजह से जो थी दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो थी ऑलरेडी, लेकिन अब नई किस्म का यहां पर इंपैक्ट क्रिएट हुआ, जो कि इसका नाम रखा इलेक्ट्रिक इंपैक्ट या मैग्नेटिक इंपैक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन यहां पर ये जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई, चाहे प्लस है या माइनस है, जो कि इक्वल अमाउंट में क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर दो अपोजिट किस्म की प्रॉपर्टी इन सबस्टेंस में क्रिएट हुई, लेकिन दोनों सेम अमाउंट में क्रिएट हुई। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज। क्या दिया? चार्ज। समझ आ रही मेरी? लेकिन यहां पर ये जो चार्ज हमारे पास है, अगर हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये चार्ज क्यों क्रिएट हुआ, तो चार्ज का कॉज क्रिएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसमें भी ये प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और यहां पर ये जो दो किस्म की प्रॉपर्टी इस ट्रांसफर की वजह से क्रिएट हुई। मतलब ये है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये भी एक पार्टिकल है, जब ये ट्रांसफर हुआ तो इसमें भी, इसका मतलब ये है कि इसमें भी ये प्रॉपर्टी थी, जो कि यहां से शिफ्ट हुई दूसरे सबस्टेंस में, वहां पर वो सबस्टेंस की प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई, दूसरे सबस्टेंस में डिक्रीज हुई। एक को हमने नाम रखा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नाम रखा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास चार्ज जो है वजूद में आया। तो ये हो गया सिंपल क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल मेथड से, जिसको रबिंग मेथड कहते हैं। इस तरीके से किसी सबस्टेंस में चार्ज कैसे जनरेट होता है। बहुत किस्म के मेथड्स हमारे पास है। कंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से ये जनरेट होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज। अब अगर गौर से हम देखेंगे कि हमें अगर देखना होगा कि चार्ज किस वजह से क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कम से कम कितना हो सकता है, ये हमने सबसे पहले देखना है। कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्रिएशन है, ये जो हमारे पास चार्ज, जो पार्टिकल हमारे पास या चार्ज क्रिएट होगा किसी सबस्टेंस में, प्रॉपर्टी जनरेट होगी, वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये चार्ज की प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, हमें अब जानना है कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है जो कि हमारे पास एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ये कैसे वेरी करेगा, किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, किस चीज पे डिपेंड हो सकता है। इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जो है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब सिंपल भाषा में अगर फिजिक्स के टर्म में कहेंगे तो क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है देसी भाषा में पैकेट। पैकेट पैकेट अगर हम देखेंगे तो पैकेट का लिटरल जो पैकेट हमारे पास टर्म होता है, उसको हम यहां पर कहेंगे डिस्क्रीट। क्या कहेंगे? डिस्क्रीट। मतलब यह है कि अगर मेरे पास चार्ज किसी सबस्टेंस पे एग्जिस्ट होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? होता है। अगर एग्जिस्ट हुआ तो जब भी एग्जिस्ट होगा तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटेबल। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल। दो किस्म के वेरिएबल हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से, या तो डिस्क्रीट हो सकता है या तो कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता। चार्ज हमारे पास क्या होता है? वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? काउंटेबल। मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं। क्यों काउंट कर सकते हैं, या क्यों हमारे पास ये क्वांटाइज्ड है? क्योंकि हमें पता है कि चार्ज किस वजह से क्रिएट होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ही तो चार्ज क्रिएट होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, सबसे कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? मैं कहूंगा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है।
उसके बाद क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है नहीं। जब आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है नहीं। 0.001 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 0.003 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। इन चीजों को कहते हैं हम कंटिन्यूअस, इनको हमें मेजर करना पड़ता है। लेकिन हमें पता है इतना इलेक्ट्रॉन होता नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना टोटल चार्ज उस सबस्टेंस में क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें डिस्क्रीट नंबर्स या डिस्क्रीट फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो डिस्क्रीट वैल्यूज में ही हमारे पास चार्ज क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है किसी भी सबस्टेंस पर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सबस्टेंस पे चार्ज कम से कम कितना क्रिएट हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज उस सबस्टेंस पे क्रिएट हो सकता है। तो हम कहेंगे टोटल चार्ज उस सबस्टेंस पे कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो तब जब के हमारे पास कितना चार्ज होगा, 2 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल चार्ज कितना जनरेट हो जाएगा, 2 × जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसको पॉजिटिव साइन देंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो नेगेटिव साइन देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर होंगे अकॉर्डिंगली उतना ही चार्ज क्रिएट होगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी सबस्टेंस में जो चार्ज होगा दैट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज। दिस एलिमेंट्री चार्ज इज अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम किसी मेजर करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए सबसे छोटी, जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, जितना 1 इलेक्ट्रॉन भी चार्ज हो सकता है, उससे नीचे तो कोई चार्ज हमारे पास नहीं है, एलिमेंट्री चार्ज है। तो इतना चार्ज कम से कम क्रिएट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना क्रिएट हो सकता है वो डिपेंड है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास टोटल चार्ज किसी भी सबस्टेंस में होगा ±Ne। ये n रिप्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उतना ही नेगेटिव और उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज की है। अगर कोई पूछेगा आपको कि इस तरीके से कि हमारे पास चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि चार्ज जो है अगर ये क्वांटाइज्ड है, आखिरकार क्या वजह है कि चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। देखो चार्ज का जो वजह है, जो रीजन है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं डिस्क्रीट फॉर्मेट में। अगर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहे हैं डिस्क्रीट फॉर्मेट में तो चार्ज कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसलिए चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में ही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है चार्ज जो है उसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं किसी भी सबस्टेंस में। ये मेरे पास सबस्टेंस है, मैं कह रहा हूं कि इस पे 3 कूलम है, -4 कूलम है, -2 Q एटसेट्रा, बहुत सारी चार्जेस इसमें है, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यूज है। तो मैं बताऊंगा इस सबस्टेंस में टोटल चार्ज कितना है। तो आप सिंपल कहेंगे कि ये सारी चार्ज आप ऐड करेंगे, मतलब सिंपल एक जैसे स्केलर हमारे पास कोई क्वांटिटी होती है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा अप्लाई करेंगे तो सारी चार्ज को ऐड करेंगे, हम बताएंगे नेट चार्ज इसमें कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो चार्ज खुद प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज हमारे पास एडिटिव होता है। क्या होता है, एडिटिव। अगर चार्ज हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं तो यहां से हमें क्लियर हो गया जो चार्ज है वो है स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमारे पास चार्ज जो है, चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं हो सकता, मतलब चार्ज हमेशा एक बॉडी के ऊपर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि हमारे पास चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटीज, चार्ज हमारे पास जो है वो एक स्केलर, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कलम। इसका यूनिट जो होता है वो कलम होता है, तो हम इसको एज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ऑर्डिनरी जो अलजेब्रा होता है वो फॉलो करती है। उसके बाद हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज मेरे पास ये 2 बॉडीज हैं A और B, ठीक है, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास ना ही अंदर से कोई चार्ज बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है। तो इस केस में इस एंटायर सिस्टम में टोटल चार्ज जो वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, वो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन कंजर्व रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मेरे पास है सोडियम, ये मेरे पास है क्लोरीन, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन अभी ये एज अ रिएक्टेंट है, दो ये यहां पर एग्जांपल फिट नहीं होती, जस्ट समझाने के लिए कि मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन,
प्लस माइनस, तो टोटल नेट चार्ज कितना है 0। इसका मतलब बिफोर कोलिजन या बिफोर रिएक्शन, बिफोर कॉम्बिनेशन नेट चार्ज कितना है 0। अब ये रिएक्ट करेंगे। अब सपोज हम इनको कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन होने से क्या होगा, जो हमारे पास सोडियम है इसमें वर्क फंक्शन कम है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स उनका वर्क फंक्शन या जिसको हम आयनीज एनर्जी कहते हैं वो कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा कि सोडियम पे एक प्लस वाली प्रॉपर्टी +1 क्रिएट होगा और क्लोरीन पे -1 क्रिएट होगा। अब अगर बाद में भी हम देखेंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 0। या अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल इस तरीके की है न्यूक्लियर फिजिक्स की। अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सपोज मेरे पास एक गामा रे फोटॉन है, गामा रे फोटॉन है, सिंपल कहेंगे मेरे पास फोटॉन है, ये गामा रे फोटॉन है। अगर इसको मैं बम्बार्ड कर रहा हूं एक न्यूक्लियस से, या इसको एज अ कोलिजन कर रहा हूं एक न्यूक्लियस से, तो यहां पर मेरे पास सपोज न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है जिसका एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना जस्ट समझने के लिए है। जब इस फोटॉन को इसके बिल्कुल क्लोज पास करवाएंगे तो यहां पर न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा फील्ड होगी, जिसकी वजह से ये फोटॉन जो होगा ये एनाइलेट होता है। ये हमारे पास एनाइलेट नहीं, ये स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। अब अगर हम देखेंगे बिफोर कोलिजन जो मेरे पास फोटॉन था उसमें टोटल चार्ज कितना है 0, मैं पता है फोटॉन का कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, आफ्टर कोलिजन मेरे पास ये जो ई इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज क्रिएट होगा -1 जो कि 1.6 × 10⁻⁴, ये जस्ट टर्म है, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। +1 यहां पर कितना रहेगा, उतना ही +1, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा 0। तो इस एंटायर सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो नेट चार्ज कितना रहा, वो 0 रहा। ठीक नहीं, इस चीज को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर यही पार्टिकल हम लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और पॉजिट्रॉन लेंगे, इसे इसका एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है अगर पार्टिकल के नजदीक हम एंटी पार्टिकल लेंगे, कोलाइड करेंगे, वो एनाइलेट खत्म हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो जिसकी वजह से ये फोटॉन क्रिएट करता है, ये दोनों एनाइलेट हो जाएंगे, फोटॉन क्रिएट करेंगे, यहां पर टोटल चार्ज 0, यहां पर टोटल चार्ज 0, तो ये कंजर्व, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। कि किसी भी सब्सटेंस में अगर चार्ज है तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर हम बाहर से चार्ज एंटर कर रहे हैं तो इंक्रीज हो सकता है, अंदर से बाहर की ओर ले सकते हैं तो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, कंजर्व्ड। So this was basic about electrostatics. What is charge? What are the important properties of charge? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो चार्ज है एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हमने कहा ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मतलब अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज एक पे क्रिएट हुआ, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये हमें पता चला कि दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो सकती है, किस चीज पर डिपेंड हो सकती है, कैसे वेरी करेगी, ठीक है नहीं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स कितनी हो सकती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कलम्स लॉ और एप्लीकेशन ऑफ कलम्स लॉ में।